नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में घमासान, 362 सांसद हुए नहीं कि टूट शुरू हो गई। और जैसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने हिला दिया है पूरी सरकार। इसे जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि अब हालात और परिस्थितियां बहुत कुछ क्लियर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस सरकार की नीयत अब पूरी तरह से साफ है। आप दर्शक सोचिए कि 362 सांसदों की जरूरत इस सरकार को क्यों पड़ रही है, और क्या ऐसी मजबूरी है इस सरकार की कि बहुमत होते हुए भी 362 दो तिहाई बहुमत की तरफ भाग रही है। सोचिए, जरूर कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान इन लोगों का है, लेकिन वह प्लान खड़ा न हो जाए, जनता सड़क पर न आ जाए, इस बात का भी डर इन लोगों को सता रहा है। नरेंद्र मोदी आने के बाद में यह कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को और नायडू को, जो 12, 16 और 2 18 30 सांसदों का जो समर्थन दे रहे हैं इस सरकार को, उनसे वफादारी के सबूत मांग रही है। सोचिए, अपने सहयोगी दलों से वफादारी का सबूत मांग रही है कि आप हमारे लिए वफादार हैं। तो क्या जैसे घर में लोग कुत्ता पालते हैं तो उससे वफादारी का सबूत मांगते हैं कि वफादार, तो वह कभी कभी अपने मालिक को भी काट लेता है जब मालिक ज्यादा उसको परेशान करता है। तो या तो फिर भी राजनेता है। तो इनकी पार्टियां तोड़ी जा रही हैं और हर प्रयास इनके पार्टी के अंदर सेंधमारी करके आपस में टकराव और बगावत के जो तरकीब भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उसके बाद कह रही है कि आप वफादारी के सबूत दो। तो ये क्या कर रही है? वफादार है या वादा खिलाफी? जीतन राम मांझी ने कहा कि भाजपा वादा खिलाफी वाली पार्टी है, क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव के अंदर मात्र 7 सीटें दी। कहा कि आपको एक राज्यसभा सांसद और एमएलसी का सीट दे देंगे। नहीं दिया, नहीं दिया। तो क्या वह वफादारी का सबूत था या अपने असली चरित्र का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया वादा खिलाफी करके? जीतन राम मांझी ने कहा वादा खिलाफी किया, लेकिन जीतन राम मांझी ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते थे क्योंकि उनके पास 5 विधायक हैं और इकलौते सांसद थे वह 2024 में। तभी भी उनको एमएसएमई के मंत्री बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाए। वादा खिलाफी वाली पार्टी है बोल के चुप हो गए। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी उतने ही सीट दी, वह 4 जीत के आए। न तो उनको राज्यसभा का टिकट दिया, न तो उन्होंने एमएलसी का टिकट दिया। उनके बेटे की राजनीति अंधेरे में पड़ गई। अब वह वादा खिलाफी और बेईमानी न कहे तो क्या कहे, यहां पर वह आ गए। अब चिराग पासवान की कोई बात ही नहीं। चिराग पासवान की बल्ले बल्ले है और चिराग पासवान को अभी थोड़ा झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद पटकना तो जब चाहेगी पटक देगी, पूरी पार्टी को तोड़ लेगी। वह उनके साथ आने वाले वक्त में वैसा ही होगा। उनकी बात ही छोड़ देगी, उनके लोग उनके नहीं, बीजेपी के। लेकिन नीतीश यह तो 20 साल तक सत्ता में थे और इन्हीं की वजह से भाजपा सत्ता में थी बिहार के अंदर। अब नीतीश कुमार के वजह से भारतीय जनता पार्टी का वजूद बना बिहार के अंदर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वही के तेज तर्रार कहे जाने वाले नेता शाहनवाज हुसैन को निकाल करके मोदी ने बाहर कर दिया। मुख्तार अब्बास नकवी को निकाल करके बाहर कर दिया। अच्छे या तो मुस्लिम वर्ग से, जो हिंदू वर्ग के थे, उनको भी निकाल के बाहर कर दिया। किसी की वजूद नहीं है, और जो आज है भी उसका वजूद नहीं। तो नीतीश बीच में 2 बार महागठबंधन के साथ गए, 15 महीना और 17 महीना। वह भी क्यों गए? क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो अब भी तो तोड़ा जा रहा है, तब कौन सा वहां पर धरोहर का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार?
नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से निकाल करके फेंक दिया गया। उनकी पार्टी में घमासान वाली परिस्थिति है, लोग नेता पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्या से क्या हो गए नीतीश। कहा जाता था कि नीतीश कुमार का दाहिना हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता। अब तो जैसे लगता है कि नीतीश कुमार को ही पता नहीं कि वह क्या करते हैं। वह है भी या नहीं नीतीश, या सिर्फ नीतीश का चेहरा बचा है, बाकी संतुलन बिगड़ गया है उनका। अब नीतीश कुमार किसी से मिल भी नहीं रहे हैं और पार्टी में घमासान करे। जो अच्छी खासी पार्टी उनके सीएम की कुर्सी से हटने के बाद में एकजुट हो गई थी, बयान बदल गए थे, भाजपा के पाले से निकल करके लोग उनके साथ आ गए थे। ललन सिंह और संजय झा की बात कर रहा हूं। ललन सिंह ने तो यहां तक बयान दे दिया कि भाजपा गलतफहमी में ना रहे, नीतीश के समर्थन से बिहार से और दिल्ली तक सरकार चल रही है, यह ध्यान रखे। क्या हुआ उस पार्टी को। संजय झा ने यह इशारा किया इंडियन एक्सप्रेस में दिए एक लेख के अंदर कि वह कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। उन्होंने उसमें लिखा कि नीतीश कुमार कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं आए थे, ममता और केजरीवाल की वजह से आए थे। तो कांग्रेस से कोई उन्हें बैर नहीं है और कांग्रेस से पहले भी रिश्ते अच्छे थे, आज भी रिश्ते अच्छे हैं और उससे कोई शिकायत नहीं है। यह संदेश क्या था, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि पार्टी टूटने लगी और ऐसी क्या मजबूरी है कि वो गठबंधन छोड़ नहीं सक रहे। पहले तो पलट जाते थे, पैदल ही अपने सीएम आवास से पहुंच गए थे लालू यादव के घर चाय पीने, सरकार बदल दी। तो कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद में भाजपा यह कहे अगर मोदी साहब कि आप वफादारी का सबूत दीजिए, तो उल्टा चोर को तो वाल डांटे। अब परिस्थितियां बदल रही है कि एनडीए गठबंधन में पहला घमासान, दूसरा घमासान बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ा तो दम है, बाद में वह बचेगा कि नहीं बचेगा इस पर भी शक है। अब महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं और 2 सांसद हैं एनडीए गठबंधन के, पवन कल्याण के 18 सांसद आंध्र प्रदेश से आते हैं। पैसे तो केंद्र से ले जाने में सफल हुए, तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया लेकर के गए। प्रोजेक्ट लेकर तमिलनाडु का प्रोजेक्ट उठा करके आंध्रा चला गया, जबकि जानकार कहते रह गए कि वह जमीन आंध्रा के प्रोजेक्ट के लायक नहीं है। आंध्रा का वह तमिलनाडु की जमीनें उसके लायक है, उस प्रोजेक्ट के, डिफेंस के प्रोजेक्ट थे, लेकिन लेके चले गए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जाकर के वहां उद्घाटन भी करके आ गए, फंड भी ट्रांसफर किए हैं लोग। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू का वजूद यानी कि अस्तित्व कहे तो दांव पर आ गया है और इन्हें अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे ना करे। तो बीच में एक खबर निकली थी, वह खबर थी कि अमित शाह और नायडू में ठन गई है। अमित शाह ने कहा कि हमारे साथ ईमानदारी से रहिए, अन्यथा हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए, अन्यथा हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब, मुकाबले का मतलब यह है कि या तो आपको नीतीश बना देंगे, या तो उद्धव ठाकरे बना देंगे, या तो फिर ममता बनर्जी बना देंगे, या केजरीवाल बना देंगे। यही तो कहना था, इसका मतलब यही तो, धमकी का यही तो मतलब था। तो चंद्रबाबू नायडू ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और 15-20 दिन के अंदर कांग्रेस के मंच पर चले गए। एक ही मंच पर कांग्रेस के तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक कांग्रेस के सीएम डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति के साथ एक ही मंच पर आ गए और एक ही मंच पर आकर के दोनों की तारीफ कर दी। कांग्रेस के थे लोग और राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए, कहे कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से हमने बहुत सीख ली। अब राहुल गांधी की तारीफ तो कैसे समझ आए। वहां से एक संदेश देने की कोशिश की थी कि हमारे पास विकल्प है कांग्रेस। लेकिन अब गठबंधन के अंदर दरार पड़ रही है और मोदी सरकार इस वक्त घेरी हुई है। मोदी को 362 सांसद चाहिए, 362 पूरे नहीं हुए हैं, जद्दोजहद चल रहा है, इंडिया गठबंधन टूटा हुआ है, फिर भी नहीं एकजुट हो जा रहा है। तो
362 सांसद तो अभी पूरे हुए ही नहीं है। तब तक एनडीए गठबंधन से अगर 30 टूट जाए तो मोदी सरकार किस हाल में रहेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आखिरकार मोदी सरकार को यह 362 क्यों चाहिए। अब एनडीए में अचानक हड़कंप सी परिस्थिति है कि नीतीश नायडू संकट में आ गए कि या उनकी दोनों की पार्टी तोड़ देंगे क्या। एक में बगावत चल रहा है, दूसरे में कराने की कोशिश। तो ऐसे में टीडीपी ने अल्टीमेटम दे दिया, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू ने, कि हमारे पास विकल्प की कमी नहीं है और हमारे पास 2/3 बहुमत है आंध्र प्रदेश के अंदर, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक जो जीत करके आए हैं आंध्रा में, वह भाजपा के वोट बैंक नहीं थे, वह टीडीपी और पवन कल्याण के वोट बैंक थे और कुछ जगन मोहन रेड्डी के, क्योंकि वहां पर जगन मोहन रेड्डी भी विपक्ष में मजबूत कैंडिडेट नहीं दिए भाजपा के डर से। ऐसे में वह 8 जीत गए। तो भाजपा एक अलग तरकीब आंध्र प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है, वैसे ही जैसे ममता बनर्जी को हरा करके सत्ता में बैठी है। तो वह हराई थोड़ी है, उसने तो लूट लिया बंगाल को, चुनाव ही लूट लिया, जीती कहां है भाजपा। तो अब आंध्रा में जब यह करने की कोशिश की जा रही है तो चंद्रबाबू नायडू का दिमाग ठनक रहा है। और चंद्रबाबू नायडू का दिमाग जब ठनक रहा है तो अब अचानक एनडीए के अंदर यह हड़कंप सी परिस्थिति मची कि नीतीश तो संकट में है ही, पार्टी में घमासान चल रहा है और भी कितनी टूट होगी, लेकिन नायडू भी संकट में आ गए। ऐसे में अब इन सब परिस्थितियों में चंद्रबाबू नायडू बार बार कह रहे, चंद्रबाबू नायडू छात्रों के आंदोलन को लेकर भी अल्टीमेटम दिए थे, इसको भी लेकर के कि आप नीतीश मत समझिएगा, यह सारी चीजें। लेकिन यह तो तानाशाही में अंधी है सरकार, या तो कुछ देखती नहीं है, या तो बस देख रही है कि हमें तोड़ना है और तोड़ रही है लगातार। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन कितना बरत पाएंगे यह आने वाला दिन में पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है यह कि राहुल गांधी ने तो पूरी सरकार को हिला रखा है। एनडीए एकजुट कर नहीं पा रहे हैं, इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूट भी रहा है इंडिया, उसके बाद भी राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती के तौर पर इस सरकार के लिए हो गए हैं और इस सरकार के लिए वह आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ जो नरेंद्र मोदी की बड़ी कमजोरी है और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने का जो राज रहा, वह युवा वर्ग जिस तेजी से और गति से राहुल गांधी के साथ जा रहा है, इस सरकार के लिए बहुत संकट भरा है। क्योंकि छात्रों के अंदर इतनी ताकत और साहस है कि सत्ता के निजाम को बदल सकता है वह अगर रेडी हो गया तो, और वह समर्थन राहुल गांधी को मिलता नजर आ रहा है। अब देहरादून के अंदर 5 लाख बच्चों ने तकरीबन रजिस्ट्रेशन करवाए थे, इस तरह की चर्चा चल रही है। अब राहुल गांधी के सभा सही से न हो पाए, इसके लिए परेड ग्राउंड का परमिशन कैंसिल कर दिया गया, कहा गया कि राज्यपाल का होगा, वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। और जिस दिन जब राहुल गांधी का सभा हो रहा था उसी समय नाच गाना हो रहा था, वहां पर एक गायिका को बुला करके वहां पर गाना गाने के लिए लगा दिया गया। और फ्री टिकट, सरकार ने फ्री टिकट कर दिया, आइए गाना सुनिए, राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन देखने मत जाइए। कमाल का बात है। एक तो जो छात्र हैं उनके जीवन से जुड़ा, उनके भविष्य से जुड़ा, जिसे सरकार दांव पर लगा रही है, जिस पेपर लीक को लेकर के संकट है, वह पेपर लीक ही सिर्फ है या अंदर भी कुछ है, या राहुल गांधी प्रेजेंटेशन इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन दे रहा है और छात्र वहां न जाए इसके लिए उन्हें सॉन्ग सुनने के लिए फ्री में टिकट दिया जा रहा है। यह कहां का न्याय है? यह क्या दर्शाता है कि कैसे छात्रों के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप अपनी शिक्षा की बात मत कीजिए, आप अपने शिक्षा का फिक्र मत कीजिए, सोचिए मत, आप तो गाना देखिए, नाच गाना देखिए, फर्स्ट क्लास टॉप क्लास का गायिका को मैं बुलाया हूं, उसके चेहरे को देखिए, उसके शरीर को देखिए, कपड़ों को देखिए, उसके आवाज को देखिए और झूमिए।
सरकार चल रही है या दलाली चल रही है, यह बहुत चिंता का विषय है देश के लिए भी और उन अंधभक्तों के लिए भी। लानत है ऐसी जिंदगी पर। वह देश पर बोझ बढ़ गए हैं अंधभक्ति में कि अभी भी तालियां और थालियां बजाने की बात कर रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों की भविष्य भी नहीं चिंता कि उनके बच्चों की भविष्य भी उसी में अंधेरे में जा रहा, उनके बच्चे का भी पेपर लीक होगा। इससे बड़ी कायरता और नासमझी और क्या हो सकती है। और इस देश की मीडिया जो है वह तो लानत है ऐसी मीडिया पर कि उससे अच्छा तो मीडिया हो ही ना, जो अपनी आत्मा और जमीन सब बेच दिया है और एक आवाज तक उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सोशल मीडिया पे आवाजें उठ रही हैं। समझे तो लोग समझे और ना समझे तो ना समझे। फर्ज निभाया जा रहा है, सच्चाई को बताया जा रहा है। बहुत संकटों से गुजरना भी पड़ता है सच्चाई बताने के लिए। उसके बाद जनता समझ रही है तो बेहतर है, ना समझ रही है तो भुगतेगी। ऐसे ही कुछ अंधभक्तों को वजह से देश गुलाम बन जाता है और फिर इस देश को उन्हीं अंधभक्तों के सहारे देश को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। और विपक्ष भी, दुर्भाग्य यह है कि वह विपक्ष भी मिल रहा है। इसलिए किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दलों का होना अब शायद इस देश के लिए बहुत घातक हो गया है, क्योंकि वह क्षेत्रीय दलें बिक जा रही हैं। इसलिए देश फैसला करे, रास्ते ढूंढे, तलाशे, अन्यथा न देश बचेगा और न आप। इस सरकार ने सारी व्यवस्था करती है आपको गुलाम बनाने का। तो आगे देखिए क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।